प्यारे दोस्तों नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मनु की मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद पर बात करने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि मनु के राजा संबंधी विचार और मनु का राजा निरंकुश क्यों नहीं हो सकता है, इस पर मैंने पीछे बात की है। आप उन वीडियो को भी अवश्य देख लें। तो चलिए मनु की मंत्रिपरिषद पर बात करते हैं। मंत्रिपरिषद, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की लोकतांत्रिक या साम्यवादी सरकारें, जो भी सरकारें हों, किंतु मंत्रिपरिषद के कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ती हैं। तो मंत्रिपरिषद का जितना महत्व आज था उतना ही महत्व आज से हजारों वर्ष पूर्व भी था। मनु का मानना था कि किसी भी देश का अगर संचालन करना है, उसके राजा को आवश्यक है कि वो अपनी मंत्रिपरिषद की मंत्रणा के अनुसार क्या है, अपने राज्य का संचालन करें, तभी वह राज्य अपना विकास कर सकता है, अपने अस्तित्व को बचा सकता है। मनु का मानना है कि प्रशासनिक जो कार्य होते हैं उनकी अधिकता राजा के पास हो जाती है। अगर वो मंत्रिपरिषद को नहीं रखता है तो उसकी अधिकता उसके पास हो जाती है। और इसके अलावा मंत्रिपरिषद में क्योंकि बहुत सारे मंत्री होते हैं, इसलिए उनके जो योग्यता है, उनका जो नॉलेज है, उसको आधार बनाकर राजा अपने शासन व्यवस्था को और उचित ढंग से चला सकता है। इसलिए मंत्रिपरिषद आवश्यक है। मनु का मानना है कि विभिन्न कार्यों के लिए, यानी कि विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के योग्य और अनुभव के व्यक्तियों को राजा को अपनी मंत्रिपरिषद में रखना चाहिए। और राजा को समय समय पर अपनी मंत्रिपरिषद का मूल्यांकन भी करना चाहिए, जैसे कि आज के समय में भी किया जाता है। राजा को मंत्रियों से सलाह लेनी चाहिए और उन सलाह के अनुसार ही अपने राज्य का संचालन करना चाहिए। अगर मंत्री नहीं होंगे, यानी कि अगर राजा के पास मंत्री नहीं होंगे, तो राजा का कार्य की क्या है, अधिकता हो जाएगी और राजा इससे स्वेच्छाचारी निर्णय ले सकता है, गलत निर्णय ले सकता है। तो इसलिए अपने स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए या राजा की स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए भी मनु ने मंत्रिपरिषद को बहुत महत्व दिया है। मनु ने वर्ण व्यवस्था के अनुसार पर मंत्रिपरिषद के निर्माण की बात की है। मनु ने जो 4 वर्ण बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आप जानते हैं कि उसमें ब्राह्मण को मनु ने जो मंत्रिपरिषद है उसके लिए चुना है। जो क्षत्रिय है उस कुल से ही राजा होना चाहिए। जो क्षत्रिय वैश्य हैं उनको व्यापार आदि का कार्य करना चाहिए, कृषि व्यापार का कार्य। और जो शूद्र हैं उनको अन्य तीनों वर्णों की सेवा का कार्य मनु ने दिया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनु ने जो ब्राह्मण वर्ग के व्यक्ति हैं उनको मंत्रिपरिषद में रखने की बात मनु ने की है। मनु संपूर्ण सामाजिक संगठन का आधार वर्ण व्यवस्था को मानते हैं और उसी के आधार पर मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्राह्मण को मंत्रिपरिषद के लिए योग्य मानते हैं। अब हम मनु के मंत्रियों की संख्या की बात कर लेते हैं। तो मनु ने ऐसी कोई मंत्रियों की संख्या नहीं बताई है, किंतु मनुकालीन महाभारत में जब हम देखते हैं तो उसमें 37 मंत्रियों की या 37 मंत्रियों से मिलकर मंत्रिपरिषद के निर्माण की बात की गई है। और अगर हम शुक्र नीति के अनुसार देखते हैं तो उसमें 10 मंत्रियों का हमको उल्लेख देखने को मिलता है। किंतु मनु का मानना है कि राजा के पास कितने कार्य हैं, कितने विभाग हैं, उसके अनुसार ही मनु को अपने राजा को अपने जो मंत्रियों की संख्या है उसको निर्धारित करना चाहिए। अब मंत्रियों की योग्यताओं की बात करें तो मनु मानते हैं कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो मंत्री हैं उनकी योग्यताएं भी विभिन्न विभिन्न होनी चाहिए और उस अनुसार ही मंत्रियों को मंत्रिपरिषद में स्थान दिया जाना चाहिए। मनु का मानना है कि जो व्यक्ति सूर, दक्ष एवं कुलीन है उसे अर्थ विभाग का कार्य देना चाहिए। जो व्यक्ति शुद्ध आचरण वाले हैं उन्हें रत्नों की खान के विभाग का कार्य देना चाहिए। और भीरू किस्म के जो मंत्री हैं उनको भोजन, शयन और अंतःपुर के संबंधित विभाग दिए जाने चाहिए। दंड विभाग को, अमात्य को तथा कोष विभाग को राजा को अपने पास स्वयं रखना चाहिए,
ऐसा मनु का मानना है। मनु एक और बात पर बल देते हैं कि मंत्री उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जिसके पूर्वज या गुरुजन पहले मंत्री रह चुके हैं। यानी कि अगर किसी के पूर्वज मंत्री रहे हैं या फिर उसके गुरुजन मंत्री रहे हैं तो ऐसे ही लोगों को मंत्री पद दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद के सदस्यों को धर्मशास्त्र का, कामशास्त्र का और अर्थशास्त्र, धर्म, अर्थ और काम तीनों में पारंगत होना चाहिए, तीनों विद्याओं का ज्ञान उन्हें होना चाहिए। ऐसे ही व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में स्थान दिया जाना चाहिए, ऐसा मनु का मानना है। अब मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियों को देख लेते हैं। मनु के अनुसार जो मंत्रिपरिषद के कार्य हैं उनको 7 भागों में बांटा है। पहला है, मंत्रिपरिषद के सदस्य अपने अपने संबंधित विभाग के मुखिया या प्रधान होते हैं, ये उनकी शक्ति हो गई। दूसरा है, मंत्री समय समय पर राष्ट्रीय महत्व के विषयों एवं संकट काल की अवस्था में राजा को क्या है, मंत्रणा देते हैं, यानी कि राजा के सहायता के लिए अपने सुझाव देते हैं। तीसरा, किसी महत्वपूर्ण रणनीति के उठाए जाने वाले कदम के संदर्भ में निर्णय लेने में मंत्रियों का सहयोग राजा को लेना चाहिए। चौथा है, मंत्री राज्य कर्मचारियों का निरीक्षण कर उन्हें आवश्यक निर्देश दे सकते हैं। पांचवा, मंत्रियों का दायित्व है कि वे प्रजा को सही परामर्श दें और प्रजा के कष्टों के निवारण हेतु प्रयास करें। यानी कि अगर प्रजा को किसी विभाग या कोई समस्या आ रही है तो राजा के मंत्रियों को उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। अगला, मंत्रियों को चाहिए कि वे राजा की प्रत्येक गतिविधि पर नज़र रखें और उसे निरंकुश होने से रोकें। यानी कि मंत्रिपरिषद कहीं ना कहीं राजा को निरंकुश होने से रोकने का कार्य भी करती है। तो इस प्रकार मंत्रिपरिषद को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य मनु ने सौंपा है कि वो राजा को निरंकुश होने से रोके। और अंतिम है, मंत्रियों का यह महत्वपूर्ण कार्य है कि वह परराष्ट्र नीति को इस प्रकार से लागू करे जिससे राज्य की साख बढ़ सके और शत्रु राज्य की प्रतिष्ठा के सामने नतमस्तक हो जाए तथा बिना युद्ध किए राज्य के वर्चस्व को स्वीकार कर ले। मनु द्वारा प्रतिपादित मंत्रिपरिषद की शक्तियों तथा कार्य आधुनिक मंत्रिपरिषद की शक्तियों तथा कार्यों के अनुरूप ही है। तो हमने देखा कि जिस प्रकार मनु ने मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियां बताई हैं, कहीं ना कहीं आज भी मंत्रिपरिषद के कार्य और शक्तियां वही हैं जो कि मनुकालीन थी, और कहीं ना कहीं मंत्री को और मंत्रिपरिषद को एक महत्वपूर्ण स्थान मनु ने भी दिया है। अब बात आती है मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली की। तो मनु ने जो मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली को बताया है उसमें मनु का मानना है कि मंत्रियों से अलग अलग विचार करने और संपूर्ण मंत्रिपरिषद के साथ सामूहिक रूप से विचार विमर्श करने के राजा को ऐसा होना चाहिए कि वो मंत्रियों से अगर किसी विभाग से संबंधित कार्य है तो उससे पर्सनली उस मंत्री से बात करें, और अगर कोई देश हित का मुद्दा है तो उसमें सामूहिक रूप से मंत्रियों से चर्चा करें, मंत्रियों की पूरी मंत्रिपरिषद को बैठाकर उस पर चर्चा करें। तो इस प्रकार दोनों ही विधियों का प्रयोग मनु मानते हैं कि राजा को मंत्रिपरिषद से सलाह लेने के लिए करना चाहिए, सामूहिक भी और व्यक्तिगत भी। उसके बाद अब हम देखते हैं मंत्रिपरिषद के बाद जो मनुकालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी। किसी भी समाज को या किसी भी राज्य को आगे स्थापित करने के लिए या उसके विकास के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था या सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए, और प्रशासनिक व्यवस्था ही किसी राज्य की सफलता या असफलता में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। यदि प्रशासन गतिशील, व्यवस्थित एवं संगठित है तो उस साम्राज्य की जो जड़ है वो सुदृढ़ होती है, और अगर ये कमजोर है तो वो साम्राज्य निस्तो नाबूद हो जाता है। मनु ने मनुस्मृति में भी प्रशासनिक तंत्र का व्यापक रूप से उल्लेख किया है। मनु का विचार है कि राजा 2, 3, 5 और 100 गांवों के बीच अपना प्रशासनिक ढांचा स्थापित करें तथा इन क्षेत्रों में योग्य कर्मचारियों को नियुक्त करें। इन कर्मचारियों द्वारा
कर वसूल करने, अपने क्षेत्र में होने वाली दैनिक घटनाओं, अपराधों की रिपोर्ट ऊपर के अधिकारियों को देने का कार्य संपादित किया जाए। यानी कि जो छोटा अधिकारी है वो अपने से बड़े अधिकारी को क्या है, अपने क्षेत्र की घटना से परिचित कराए। राजा को दौरे करके तथा गुप्तचरों के माध्यम से अधिकारियों के कार्यों की जानकारी भी प्राप्त करनी चाहिए। मनु स्थानीय संस्थाओं के महत्व का भी स्वीकार करते हैं। यानी कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात हम आज करते हैं, कहीं ना कहीं मनु ने उसका प्रारंभ अपने शासन व्यवस्था में कर दिया था और उस स्थानीय स्वशासन को का महत्व मनुकालीन शासन व्यवस्था में भी था। अब दंड व्यवस्था की बात कर लेते हैं। मनु के अनुसार जो दंड व्यवस्था बताई है, मनु का मानना है कि दंड यानी कि सैनिक या फिर अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको कैसे दंड दिया जाए। दंड से दोनों कानूनी रूप में भी दंड को लिया है और देश के भीतर अगर अपराधीकरण हो रहा है तो उस अपराधीकरण को रोकने के रूप में भी मनु ने दंड व्यवस्था के भीतर ही विचार दिया है। राज्य की संप्रभुता या सर्वोच्च शक्ति के रूप में मनु ने दंड का प्रयोग किया है। मनु के अनुसार दंड राजशक्ति का निर्णायक तत्व होता है और जिसकी धुरी पर सारे राज्य का संचालन होता है। राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दंड शक्ति को बहुत ही अधिक महत्व मनु ने दिया है। मनु का मानना है कि दंड के अभाव में राज्य में शांति व्यवस्था की कल्पना की ही नहीं जा सकती। दंड व्यवस्था राज्य के सुशासन का प्रतीक है। मनुस्मृति के 7वें एवं 8वें अध्याय में दंड का बहुत बारीकी से मनु ने वर्णन किया है। दंड की सर्वोच्चता के मनु द्वारा अनेक कारण बताए गए हैं और वो कारण क्या क्या है। पहला है, दंड सभी मनुष्य का रक्षक होता है। यानी कि मनुष्य की स्वतंत्रता का रक्षक कौन होता है? दंड होता है। दंड सर्वोच्च होता है यानी कि राजा भी उस दंड के अधीन आता है। तीसरा, सामाजिक व्यवस्था की रक्षा और देखभाल कौन करता है? दंड करता है। और चौथा है, दंड राज्य की संपत्ति की रक्षा तथा वृद्धि के लिए अनिवार्य है। यानी कि दंड के अभाव में राज्य की जो संपत्ति है उसकी रक्षा नहीं की जा सकती है, उसकी संपत्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि दंड का प्रयोग सावधानी पूर्वक राजा को करना चाहिए। मनु इस बात पर बहुत अधिक बल देते हैं कि दंड शक्ति का शिकार कोई निरपराध व्यक्ति न हो जाए। जैसे कि आज भी आप देखते हैं कि भारत में यह माना जाता है कि बहुत से अपराधी छूट जाएं, 100 अपराधी छूट जाएं, किंतु किसी एक निरपराधी व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि यह भारत की संस्कृति में मनुकालीन अवस्था से चला आ रहा है। इसके लिए दंड की शक्ति का प्रयोग करने वाले अधिकारियों पर कठोर नियंत्रण रखना आवश्यक है। मनु का ऐसा मानना है ताकि दंड शक्ति का क्या है, दुरुपयोग न हो। अब अंत में हम मनु की कानून एवं न्याय व्यवस्था को भी देख लेते हैं। मनु ने यह सुझाव दिया है कि कानून निर्माण का जो कार्य है उसको व्यवस्थापिका करे और न्यायपालिका न्याय व्यवस्था को व्यवहार में लागू करे। यानी कि कानून निर्माण व्यवस्थापिका करे यानी कि राजा करे और उसकी मंत्रिपरिषद करे, और दंड देने का कार्य न्यायपालिका करे। व्यवहार शब्द का अर्थ है संदेह का निवारण। मनु के अनुसार विविध प्रसंग विवाद का कारण बनते हैं, जैसे कर्ज, धरोहर संबंधी कर्मचारियों को वेतन न मिलना, गाली गलौज या चोरी, स्त्री पुरुषों के अनैतिक संबंध, जुआ खेलना आदि। इनको दंड की श्रेणी में रखा है। ऐसे राजा का दायित्व है कि वह इन सभी मामलों पर क्या है, न्याय करे। न्यायालयों की गठन की बात करें तो मनु द्वारा न्यायालय को धर्म सभा कहा गया है। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि मनुकालीन न्यायालयों को क्या कहा जाता था, तो आपको ध्यान रखना है कि धर्म सभा कहा जाता था। राजा धर्म सभा का अध्यक्ष होता था, परंतु राजा अपने कार्य धर्म सभा के सदस्यों अर्थात मंत्रियों के परामर्श से करता था। धर्म सभा के अलावा सहायक
एवं छोटे न्यायालय भी होते थे। धर्म सभा के सदस्यों के विविध प्रकार और रूप होते थे। हम न्यायाधीशों की योग्यताओं की बात देख लेते हैं। मनु ने न्यायाधीशों के लिए विविध प्रकार की योग्यताएं निर्धारित की थी। मनु के अनुसार न्यायाधीश सदाचारी, विद्वान, वेदों के ज्ञाता और उन्हें निष्पक्ष होकर न्याय करना चाहिए। शूद्र न्यायाधीश नहीं बन सकते थे मनुकालीन अवस्था में। मनु स्मृति में प्रमाणों को विशिष्ट महत्व दिया जाता था, यानी कि प्रमाण के आधार पर ही क्या है, न्याय किया जाता था। प्रमाण दो प्रकार के होते थे, मानुष व द्वितीय प्रमाण। मानुष प्रमाण भी तीन प्रकार के होते थे, लिखित, युक्ति व साक्षी। और इस प्रकार न्यायिक प्रक्रिया में प्रमाणों को देखने के बाद न्यायाधीश को निष्पक्ष निर्णय करना होता था। साक्ष्य के पूर्व शपथ का विधान रखा गया था। स्त्रियों के लिए स्त्रियों का साक्ष्य लेना चाहिए, यानी कि अगर किसी स्त्री को अपराध के कारण दोषी बनाया गया है तो उसके लिए स्त्रियों को ही क्या है, साक्ष्य के रूप में लिया जाना चाहिए। मनु का ऐसा मानना है। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना बहुत है। कल हम मनु के जो राजकोष और अर्थव्यवस्था संबंधी विचार हैं उस पर बात करेंगे, और इसके अतिरिक्त जो मनु ने वर्ण व्यवस्था बताई है और समाज को स्थापित करने के लिए वर्ण व्यवस्था के अतिरिक्त आश्रम व्यवस्था बताई है, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अतिरिक्त जो षाण्गुण्य नीति मनु ने बताई है, षाण्गुण्य नीति यानी कि राजा को किस प्रकार की नीति विदेश संचालन में करनी चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।